विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया लॉन्गेस्ट कौन सा है? वो द इंडस रिवर है। अब ये देखा जाए, इंडस रिवर को नील ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, नील ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। और फिर यह सवाल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि इंडस रिवर जो है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 3180 किलोमीटर है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 3180 किलोमीटर है। और फिर अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए कि इंडस रिवर है ये कहां से ओरिजिनेट होता है, तो बेसिकली तिब्बत की पहाड़ी और चाइना से ओरिजिनेट होता है। और कौन सी लैक से ओरिजिनेट होता है याद रखिएगा, उस लैक का नाम क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? उस लैक का नाम याद रखिएगा मंसोवर है। ये चाइना से ओरिजिनेट होता है और फिर चाइना से ये होता हुआ जो इंडस रिवर है ये बाद में आता है लद्दाख में, इंडिया से होता हुआ, और लद्दाख से होता हुआ इंडिया से फिर ये आता है जीबी गिलगित बल्तिस्तान से, और वहां से होता हुआ ये फिर कहां पे आता है? ये केपीके में आता है। और फिर केपीके से होता हुआ फिर ये कहां पे आता है? ये पंजाब में दाखिल होता है। और पंजाब के बाद फिर ये दाखिल होता है सिंध में, और सिंध के बाद फिर इसका जो इख्तिताम होता है वो कहां पे होता है? अरेबियन सी में होता है, बहिरा अरब में होता है। कराची के साथ जो समंदर है, तो इसकी जो मंजिल मकसूद है वो इंडस रिवर की वो कौन सी मंजिल मकसूद है? वो अरेबियन सी है, बहिरा अरब है। तो ज्योग्राफिकली देखा जाए तो इसका आगाज कहां से होता है? तो वो लेक मैनसूरा रिवर से होता है। कहां से होता है? चाइना से होता है। उसके बाद लद्दाख इंडिया से होता हुआ फिर ये कहां पर आता है? फिर ये गिलगित बल्तिस्तान में, फिर केपीके में, केपीके से होता है फिर पंजाब में, और फिर पंजाब के बाद पंजाब के आखिरी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक दिस, जो राजनपुर से आगे चलता हुआ फिर ये जाता है सिंध में, और फिर सिंध के बाद जो समंदर है अरेबियन सी वहां पर जाकर ये गिरता है। तो ये इसकी ज्योग्राफिकली हवाले से सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इसको नील ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। और फिर ये पूछा जा सकता है कि इस पर कौन सा डैम बनाया गया है? तरबेला डैम इसके ऊपर बनाया गया है, जिसको लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके ऊपर जो डैम है वो डैम कौन सा बनाया गया है? वो तरबेला डैम बनाया गया है। और फिर यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डैम है वो कौन सा है? वो तरबेला डैम है। और ये है कहां पर तरबेला डैम? ये केपीके में है, याद रखिएगा। और फिर इसको तरबेला डैम को कहा जाता है ये अर्थ फिल्ड डैम है, दुनिया का सबसे ये लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है, याद रखिएगा जी। जो तरबेला है लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम, लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम किसको ये कहा जाता है? ये तरबेला डैम को कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ा डैम है पाकिस्तान का। और ये कहां पर है? याद रखिएगा ये इंडस रिवर के ऊपर है। और फिर कहां पे है? ये केपीके में है। तो ये भी सवाल सबसे ज्यादा अहम है इंडस रिवर के हवाले से, जो मुमकिन सवाल बन सकते हैं वो यहां पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स? इंग्लिश के हवाले से सवाल पूछे हुए थे। टू स्टील समवन्स थंडर, के इसका मतलब है कि टू टेक क्रेडिट, अटेंशन और प्रेज अवे फ्रॉम अनदर पर्संस, किसी के दूसरे का काम हो तो आप उसको अपने हवाले से मंसूब कर दो, तो इसको नाम दिया जाता है। किसी के दूसरे को काम को आप अपने नाम से मंसूब कर दो। सो टू टेक क्रेडिट, अपना क्रेडिट लेना, उसको क्या कहा जाता है? टू स्टील समवन्स थंडर। ये इडियोमेटिक जो एक्सप्रेशन था, जिसको ऑर्नामेंट्स ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसका ये मीनिंग है। उसके बाद व्हाट इज द उर्दू मीनिंग ऑफ इंट्रासेंट? तो इसका क्या मतलब है कि अपनी जिद पर कायम रहने वाला, अपनी बात पर कायम रहने वाला, इंतहाई जिद्दी, ये इसको हठ धर्म भी कहा जाता है। उसके बाद व्हाट आर द एंटोनिम्स ऑफ ट्रांसिएंट? जो एंटोनिम मुतजाद है ट्रांसिएंट का, उसे कहा जाता है, उसे परमानेंट कहा जाता है, एवर लास्टिंग भी इसे कहा जाता है, एवर लास्टिंग। उसके बाद अगला सवाल है कि व्हाट डज द बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंक्लूड? जो बाई कैमरल जो लेजिस्लेटर है, जो कानून असेंबली होती है हमारे, अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो उसमें लोअर हाउस और अपर हाउस शामिल है, उसमें सेनेट और नेशनल असेंबली शामिल है। सेनेट और नेशनल असेंबली ये दो हाउसेस पर मुश्तमिल है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है।
उसके बाद देखिए इन 1940s रेजोल्यूशन, जो 1940 की करारदाद थी, जिसको बाद में करारदाद लाहौर के बाद हिंदू ने मजाक के तौर पर करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया था। तो फिर मुसलमानों ने कहा था ठीक है ये तो उससे भी बेहतर नाम है। तो जो लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी उसका बाद में नाम करारदाद लाहौर के बाद करारदाद पाकिस्तान रखा गया था। तो उस वाले से ये सवाल था, डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट कंप्राइजिंग द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स। ये इस तरह का एक सवाल था। तो वो कौन सा उसका जवाब है कि नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये सवाल भी पेपर में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच एक्ट वाज एएसएफ एस्टैब्लिश्ड। एएसएफ जो है किस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया जाता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एक्ट 1975 होता है जिसके तहत ये एस्टैब्लिश किया जाता है, और वो एक्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद देखिए व्हाट डज इज्तिहाद मीन। इज्तिहाद का मतलब क्या होता है। जब कोई भी मसला होता है तो उसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जब उसको इंटरप्रेट किया जाता है, कुरान और सुन्नत की रोशनी से उसको हल किया जाता है, देखा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इज्तिहाद कहा जाता है। इज्तिहाद का मतलब क्या होता है, द इंडिपेंडेंस और ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। उसके बाद देखिए व्हाट इज द 2025 नेट मीटरिंग बाईपैक रेट पर यूनिट। और 10 रुपए उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए विच टर्म डिफाइंस द रीजनिंग बाय एनालॉग इन इस्लाम। वो कौन सा है, कियास उसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के हवाले से, गिवन a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 4:5 है। फाइंड a रेशियो c फाइंड आउट करना है। अब हमने देखना ये है कि a रेशियो b रेशियो c। अब a और b की जो निस्बत बताई गई है वो 2:3 है, 2:3 है। अब b और c कितनी बताई गई है, वो 4:5 बताई गई है। अब हमने क्या करना है, a रेशियो c फाइंड आउट करना है जी। a रेशियो c ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसका तरीका क्या होता है कि इनको मल्टीप्लाई करना होता है, इधर से और इधर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, अब हमने लिखना है a रेशियो b रेशियो c। 4 + 2 8 आ जाएगा, और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, b कितना आ जाएगा, वो 12 आ जाएगा, और फिर c कितना आ जाएगा, वो हमारे पास दैट विल बी 5 × 3 15 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि a रेशियो c कितना है, a रेशियो c देखना है। अब a कितना है, 8 है, रेशियो c कितना है, 15 है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 8:15 इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is Ghazwa-e Badr occurred in which हिजरी। ये 2 हिजरी को हुआ था, और यही वो गुज़वा था जिसको यौमुल फुरकान कहा जाता है। यौमुल फुरकान कहा जाता है। इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी, 313 थी। कुफार की तादाद कितनी थी, वो 1000 थी। और यूं मुसलमानों का लश्कर जो है एक कुफ्र और इस्लाम के दरमियान वो नंबर, जब एक पहली जंग होती है तो वो कौन सी होती है, वो ग़ज़वा बद्र है। और यही वो ग़ज़वा था जिसमें अबू जहल को भी मारा गया था, कत्ल किया गया था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अबू जहल किस ग़ज़वे में मारा गया था। अबू जहल वो ग़ज़वा बद्र में मारा गया था, और इसीलिए शायर ने कहा था कि फिजाएं बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी फरिश्ते मदद को आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कोई फिजाएं बद्र तो पैदा करे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि द ओल्ड नेम ऑफ मदीना। मदीना का पुराना नाम क्या है, वो यसरब मदीने का पुराना नाम है। उसके बाद द ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान बाय इंडिया। एक्चुअली ये एक पहलगाम अटैक होता है इंडिया में, तो उस वक्त जो है इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। उसका नाम क्या था, ऑपरेशन सिंदूर उसका सही जवाब है। उसके बाद द ट्रॉफीज आर पॉलिश्ड बाय द कारपेंटर। इसका एक्टिव वॉइस बनाना था। तो अगर इज़मार आया हुआ है इसका मतलब यह है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो एक्चुअल सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो द कारपेंटर पॉलिशेस द ट्रॉफीज इसका सही जवाब होगा। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं, क्या मेरा यही जवाब आता है या नहीं आता, तो सबसे मैं क्या करूंगा, द ट्रॉफीज को मैं पहले लेके आऊंगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो ट्रॉफीज सबसे पहले आ गया, द ट्रॉफीज आया हुआ है। उसके बाद चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें इज, एम, आर में से। तो चूंकि यहाँ पे प्लूरल है इसलिए मैंने आर लगाना है, दूसरा काम मैंने हेल्पिंग वर्ब आर लगा दिया। उसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, पॉलिश्ड है। उसके बाद बाई लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कारपेंटर है, बाय द कारपेंटर। तो ये उसका एक्टिव वॉइस सही है। इंग्लिश के हवाले से, ग्रामर के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The next question is which president of Iran was killed in an air crash in 2024? वो इब्राहिम राइसी है, उसका सही जवाब है।
उसके बाद द इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टेड इन द ईयर, इस्लामिक कैलेंडर कब शुरू हुआ था? वो 622 एडी को शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए मुजद्दिद आलिफ सानी, ये किसका लकब है? ये शेख अहमद सरहंदी का लकब है, याद रखिएगा। उसके बाद हु कंडक्टेड द फोर्स सर्वे इन पाकिस्तान? वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ने ये सर्वे किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग एविएशन इन पाकिस्तान, वो कौन सी है? पाकिस्तान सिविल एविएशन एक्ट है 2023 का ये एक्ट बनाया गया था। उसके बाद देखिए हु प्लान्स द पावर एक्सटेंशन पॉलिसी, जो पावर एक्सटेंशन पॉलिसी है वो कौन सा बनाता है? वो जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा इसको बनाता है, याद रखिएगा। उसके देखिए पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? मजलिस शुरा उसका नाम है, पार्लियामेंट का नाम। उसके देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FATF? FATF बेसिकली इंटरनेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको वो देखती है। तो द ग्लोबल वॉच फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म एंड फाइनेंशियल एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और उससे रेलेवेंट जितने भी इलीगल इश्यूज हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए कौन सा आलमी इदारा देखता है? तो FATF देखता है। और फिर बाद में पाकिस्तान को भी इसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी, FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे भी बाहर निकल आया था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो आइन है उसमें तरमीम करने के लिए सेनेट और कौमी असम्बली में से कितनी अक्सरियत का होना जरूरी है? वो 2/3 अक्सरियत का होना जरूरी है। आर्टिकल के तहत पाकिस्तान के जो आइन है उसके तहत सेनेट और कौमी असम्बली में से 2/3 अक्सरियत का होना जरूरी है। यानी आप आइन में कोई तब्दीली लाना चाह रहे हो तो उस वक्त जितने भी मेम्बरान होते हैं उसके 2/3 का जो है उससे मुत्तफिक होना, मुवाफिक होना इंतहाई जरूरी है। उसके बाद वो जो तरमीम है वो काबिल अमल और काबिल कबूल होती है। अगला सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम हु विल बेल द कैट? के असल काम, मुश्किल काम कौन सा अंजाम देगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सो द मेजर टास्क जो है टू टेक अ नॉट डेंजरस रिस्क, तो डिफिकल्ट टास्क जो है वो कौन करेगा? उसके बाद देखिए पुलिस ऑर्डर 2002 डील्स विद, इसका मतलब क्या है? रिस्ट्रक्चर एंड रेगुलेट द पुलिस फोर्स, तो ये उस हवाले से है। उसके बाद देखिए एज ऑफ May 2026 द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका के हवाले से जो है वो कौन सी एजेंसी है? वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, NCCIA है। तो जो भी पीका एक्ट के हवाले से, इसका मतलब है कि कोई भी गलत खबर शाये करेगा या जो है साइबर क्राइम के हवाले से कोई भी वायलेशंस करेगा तो उसको कौन लुक आफ्टर करेगा, कौन उसको देखेगा? नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको, इन तमाम मैटर्स को वो देखेगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि पाकिस्तान टुक इन विच ट्रम्प प्लान, पाकिस्तान कौन से जो है ट्रम्प प्लान का हिस्सा जब बनने गया था तो वो कौन सा था? बेसिकली वो गजा पीस प्लान था और जिस पर इसने कहा था, ट्रम्प ने कहा था कि मुझे यूनाइटेड नेशन की जरूरत नहीं है, मैं अपनी यूनाइटेड नेशन तर्ज के ऊपर एक नया जो है वो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करता हूं। तो उस वक्त जो है गजा पीस की वजह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ भी जाते हैं। उसके बाद है कि पाकिस्तान अटैक अफगानिस्तान ड्यू टू प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की वजह से ये सारे अटैक्स होते हैं। इनको खारजी की वजह से भी पाकिस्तान का अमन तबाह हुआ, इसी वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को खरी की खरी सुनाने का फैसला किया था। उसके बाद है कि वेयर वाज द COP29 हेल्ड, ये कहां पे होती है? ये बाको आज़रबाईजान में होती है। उसके बाद K2 इज लोकेटेड इन प्रोविंस, K2 कहां पे वाक़ है? ये गिलगित बल्तिस्तान में है, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद, जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद खैबर पास कनेक्ट किसको कनेक्ट करता है? ये अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। नेक्स्ट इज विच वन रिजॉल्व द इश्यूज बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंस, जो सेंटर है, विफाक है और सूबों के दरमियान जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, इंटरप्रोविंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं और सेंटर के दरमियान, तो वो कौन हल करता है? बेसिकली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है इनको हल करती है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को काफी हद तक खुद मुख्तियारी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी अगर कोई मसले होते हैं सूबों को और जो सेंटर के दरमियान, तो वो कौन सी काउंसिल उसको हल करती है? वो डिसॉल्व करती है। जो जितने भी कंफ्लिक्ट्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होती है। उसके बाद एक ल्यूसिड मीन किसे कहते हैं? कि क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड इजीली अंडरस्टैंड, काबिल फहम हो, आसान तरीन अंदाज में उसको पेश करना,
उसको लिसिट कहा जाता है। विच एरियाज डिमांडेड इन पाकिस्तान रेजोल्यूशन, नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया, उसका सही जवाब है। उसके बाद हु होल्ड्स द टाइटल ऑफ शेखुल अंबिया किसे कहा जाता है, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। और फिर जद्दुल अंबिया किसे कहा जाता है, याद रखिएगा जी, जद्दुल अंबिया वो किसे कहा जाता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खलीलुल्लाह भी कहा जाता है, अल्लाह का दोस्त भी कहा जाता है, और जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है। और किसको कहा जाता है, ज़बीहुल्लाह और इस्माइल इस्लाम को कहा जाता है। सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंद दी, तो ये शोरा आफाक जो एक शेर है कि ये फैजान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, ये किसी की नज़र थी या कि मकतब किसी स्कूल किसी दरसगाह की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंद दी, इस्माइल को एक बेटे होने के अदाब किसने सिखाए थे। जो इस्माइल इस्लाम का जो लक़ब है वो क्या है, वो ज़बीहुल्लाह है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है और इनको अबुल अंबिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा जी। इनको अबुल अंबिया भी कहा जाता है, इनको जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है। और फिर खतीबुल अंबिया किसे कहते हैं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया कहा जाता है जी। खतीबुल अंबिया कहा जाता है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को। अबुल बशर किसे कहते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर भी कहा जाता है। और फिर इस्लामियात के हवाले से ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि अबुल अरब किसे कहते हैं, हजरत इस्माइल को कहा जाता है। अबुल अरब किसे कहा जाता है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब भी कहा जाता है। उसके बाद ईच ऑफ द प्लेयर्स खाली जगह हैज अ ब्लॉकर, तो यहां पर हैज आएगा। यहां पर इंग्लिश का एक रूल याद रखिएगा कि जब भी इस तरह के वर्ड्स आ जाएं कि ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, उनके बाद हमेशा रूल याद रखिएगा। या मैं आपको रूल बताता हूं इंग्लिश के हवाले से। सो दैट इज के ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद जो नाउन आएगा वो आएगा सिंगुलर नाउन, जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल नाउन, और जो वर्ब आएगा वो होगा सिंगुलर वर्ब होगा, याद रखिएगा। सो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगा। नन ऑफ द बॉयज आएगा, क्यों, क्योंकि नन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा। इसी तरह से ईदर ऑफ द गर्ल्स, नीदर ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द स्टूडेंट्स। सो डेफिनेटली ईच ऑफ के बाद जो नाउन आना चाहिए प्लूरल नाउन आएगा, डेफिनेटली ईच ऑफ द प्लेयर्स, बट वर्ब क्या आएगा, वो सिंगुलर आएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। सो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश के हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ और ईच ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी होती है कि 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 होता है। अब हमने करना क्या है कि इस 7 को उधर लेके जाना है, तो डेफिनेटली ये माइनस क्या प्लस हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 11 प्लस 7 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। मैथ के रूल के मुताबिक जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसके अलावा बट्टा कर देते हैं। तो मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी बट्टा, इधर मैंने बटा कर दिया। 3 3 और 3 6 18, इसका सही जवाब क्या है, 6 उसका सही जवाब है। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंडेंट, इसका मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना, डिनाई करना, रिफ्यूज करना। और जो एक रिफ्यूज और डिनाई है उसमें भी डिफरेंस है। रिफ्यूज कहते हैं किसी आम बात से इनकार करना, जैसे ही रिफ्यूज टू गो विद मी, बट डिनाई कहते हैं किसी हकीकत से इनकार करना, ही डिनाइड हैविंग टोल्ड अ लाई, तो उसमें ये डिफरेंस है। इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे। उसके बाद है कि हु साइंड द प्लेज ऑफ अकबा फ्रॉम द मुस्लिम साइड, मुसलमानों की तरफ से किसने जो है वो साइन किए थे, वो यथरब ने, लेटर जो है मदीना उसका नाम दिया था, नो एज अंसार, अंसार की तरफ से वो इन्होंने साइन किए थे। नेम द 3 रिवर्स ओवर
with Pakistan has unrestricted use under the Indus Water Treaty, जो कि सिंतास का मुआहदा है 1960 में होता है। वर्ल्ड बैंक इसमें सालसी का किरदार अदा करता है, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन होता है। और उस वक्त जो है जब साइन किया जाता है तो 3 दरिया पाकिस्तान को दिए जाते हैं कि आप आजादाना इस्तेमाल कर सकते हो, और 3 दरिया का इख्तियार इंडिया को दिया गया था। तो सवाल जो पूछा हुआ था कि कौन से 3 दरिया हैं जिन पर पाकिस्तान के हक को तस्लीम किया गया था, वो कौन से हैं? इंडस, झेलम और चनाब है। सतलुज, ब्यास, रावी के ऊपर उनको जो इख्तियार दिया गया था। सो इंडस, झेलम, चनाब इसका सही जवाब है जिनका पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया था। और यह सिंतास का मुआहदा 1960 में होता है, सालसी का किरदार वर्ल्ड बैंक अदा करता है।